अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम सर्टिफाइड टीचर का पेपर डिस्कस करेंगे जो कल 17 मई 2025 को कंडक्ट हुआ। ये पेपर हम 3 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में कुछ एमसीक्यूज, फिर 2 में और 3 में। जिस तरह ये एक पेपर डिस्कस किया जा रहा है, इसी तरह ईटा के थ्रू कंडक्ट होने वाले तमाम पेपर्स डिस्कस किए गए हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। ये तमाम पेपर्स उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे जिन्होंने अभी टेस्ट देना है, और उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है जो टेस्ट तो देकर आ गए हैं लेकिन वो जानना चाहते हैं कि उनका कौन सा आंसर ठीक है, कौन सा गलत है, और प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ, यानी कि हम सॉल्व करके आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस के सही आंसर्स कौन से हैं। अब चूंकि अभी कुछ टेस्ट बाकी हैं, जून के पूरे महीने में ये टेस्ट अभी चलते रहने हैं, तो जिन लोगों के अभी भी टेस्ट होने बाकी हैं वो ये बात जहन में रखें कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रहा। पेपर उन्हीं चीजों में से आ रहा है जो हमने अपने सेशन में गाइड किया था कैंडिडेट्स को कि फला चीजें कर लें, ये टॉपिक्स कर लें, इनमें से पेपर आएगा, और उन्हीं में से ही पेपर आया है। इस पेपर को जब हम डिस्कस करेंगे तो साथ साथ आपको इंडिकेट करते जाएंगे कि ये क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी क्या है, क्वेश्चंस में कितनी वैरायटी मौजूद है, और डिफिकल्टी लेवल क्या है क्वेश्चंस का। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा ताकि आपको लोगों को मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। और साथ ही बताता चलूं कि अब चूंकि जून का महीना पड़ा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के टेस्ट होने हैं, तो जिन कैंडिडेट्स ने भी अभी भी तैयारी करनी है तो वो हमसे राब्ता करके हेल्पिंग मटेरियल, नोट्स और टेस्ट ले सकते हैं। हमसे राब्ता करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता करेंगे और आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पेडागोजी का पोर्शन जो था ऑलमोस्ट सारी सीटों में ये कमोबेश सेम परसेंटेज में था, तो पेडागोजी से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच लर्निंग थ्योरी स्टेट्स दैट लर्निंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। अब चूंकि बिहेवियर्स की बेस पर लर्निंग की थ्योरी है तो इस तरह की थ्योरी को हम कहते हैं बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो लर्निंग थ्योरी में से आया है। सेकेंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज टेस्टेड बाय अप्लाइंग इट इन द क्लासरूम एंड इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स बाय टेस्ट्स एंड असाइनमेंट। तो कौन सी थ्योरी है जिसको क्लासरूम में अप्लाई किया जा सकता है और अप्लाई किया जाता है? तो ये अगेन हमारे पास सेम आंसर रिपीट हो रहा है। बिहेवियरिज्म हमारे पास वो थ्योरी है जिसको हम क्लासरूम में अप्लाई करके टेस्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। The period of life in which an individual develops secondary sexual characteristics is called। तो ये वाली जो फेज होती है लाइफ की, इसे हम अडल्ट फेज या एडोलेसेंस फेज कहते हैं, और इसमें जो मेल और फीमेल उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मेल के चेहरे पर दाढ़ी वगैरह आना, इसको हम सेकेंडरी कैरेक्टर कहेंगे। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्बल फ्लुएंसी आर रिलेटेड विद। ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इनमें से किस ऑप्शन के साथ रिलेट करते हैं? तो ये रिलेट करते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो इसमें हम चीजों को रीजनिंग देना सीखते हैं और उसके बेस पर अपनी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो होती है उसको डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरीज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट when they actively construct their own understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences। तो ये वाली जो थ्योरी है हमारे पास, इसे हम कंस्ट्रक्शन बेस्ड थ्योरी कहते हैं। ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, a lesson plan is a road map for class instruction. It is the most important step in effective methods of teaching। तो जो हमारे पास लेसन प्लान होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये हमारे पास किस चीज को टीच करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? तो ये लेसन्स टीच करने के लिए, क्योंकि जब आप लेसन प्लान के साथ आते हैं तो उसमें आप एक ओपनिंग लेकर आते हैं, मेन लेक्चर लेकर आते हैं, एक्टिविटीज लेकर आते हैं, और एंडिंग और असाइनमेंट्स लेकर आते हैं। तो लेसन्स को लेकर चलने के लिए, लेसन्स टीच करने के लिए जो हमारे पास लेसन प्लान है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। When a teaching approach involves focus on real life problems, the learning is considered to be। तो अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आप डील कर रहे हैं तो उस तरह की लर्निंग को हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कहते हैं। The system international unit for 10⁻⁻⁻1 is। अच्छा, अब ये आपके पास फिजिक्स में जब क्वांटिटीज होती हैं तो उनके लिए हम बहुत सारे प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। तो 10⁻⁻1 जो असल में आपके पास है 0.1,
तो इसके लिए आप कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं? इसके लिए आप डेसी यूज करते हैं। जिस तरह 10⁻⁻2 के लिए आप सेंटी यूज करते हैं, 10⁻⁻3 के लिए आप मिली यूज करते हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर है डेसी। Wave which can travel through a material medium only and not through vacuum is which of the following type of mechanical wave? तो कौन सी वेव है जो मटेरियल मीडियम में से गुजर सकती है लेकिन वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऐसी वेव होती है जो सिर्फ किसी मटेरियल मीडियम में से ही गुजरेगी। वैक्यूल स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड साल्ट इफ इन अबंडेंस। पौधों में और जानवरों में वैक्यूल मौजूद होते हैं। ये सेल्स के अंदर पाए जाने वाले वो स्ट्रक्चर्स हैं जो पानी और साल्ट दोनों को एब्जॉर्ब करते हैं जब भी वो ज्यादा होंगे। तो हमने यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है वैक्यूल्स के बारे में जो यहां पर पुट की गई है प्लांट्स और एनिमल्स के वैक्यूल को कंपेयर करते हुए। तो हकीकत यह है कि वैक्यूल्स हैं तो दोनों के पास, लेकिन जो प्लांट्स के वैक्यूल होते हैं वो पहले शुरू में छोटे होते हैं लेकिन फिर वो सारे वैक्यूल्स आपस में मिलके एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं, जबकि उसके मुकाबले में एनिमल्स के पास बहुत सारे छोटे स्कैटर्ड वैक्यूल्स मौजूद रहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। दूसरा है बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव आइडेंटिकल वैक्यूल, नहीं एक जैसे नहीं होते। एनिमल सेल्स के पास एक बड़ा वैक्यूल, नहीं ये बात भी ठीक नहीं है। और प्लांट सेल्स हैव नो वैक्यूल, ये बात भी ठीक नहीं है। तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर है। Which of the following scientists began rearranging the elements in a periodic table in order of increasing atomic mass? तो जब periodic table का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था तो हमारे पास इब्तदाई साइंटिस्ट में से एक मेंडलीफ ने, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, मेंडलीफ ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। तो ये हमारा राइट आंसर बी होगा। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन रेफर्स टू द, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कौन सी होती है? फॉर्म्स, अगर वेरिएशन हो किसी भी स्ट्रक्चर में तो हम पहले ऑप्शन से देखते हैं वेरिएशन इन द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स, ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस नहीं होती। फॉर्म्स आर ट्रेड विद इंटरमीडिएट रेंज। अच्छा, अब डिसकंटिन्यूस में क्या होता है कि आपके पास डिस्टिंक्ट चीजें होनी चाहिए, यानी कि आप कहें कि या तो फूलों की पत्तियों का रंग पर्पल है या व्हाइट है, तो वो आपके पास डिस्टिंक्ट टाइप होगी जो आपका राइट आंसर बनेगा। इमीडिएट रेंज एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसमें आप कहते हैं कि जिस प्लांट को हम स्टडी कर रहे हैं उसमें फूलों की पत्तियों का कलर डार्क पर्पल है, उससे लाइट पर्पल, उससे लाइट पर्पल, और वो शेड लाइट होते होते व्हाइट तक जाता है, तो कंटिन्यूस एक रेंज बन जाती है। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसे कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं जो जस्ट 2 या 3 टाइप्स में हो तो उसको हम डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल आपका ब्लड ग्रुप भी है जो या तो ए होता है या बी होता है या ए बी होता है या फिर ओ होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका ब्लड कहीं से ए है, कहीं से थोड़ा कम ए है, कहीं से और कम ए है और कहीं से ओ है। इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जो प्रोड्यूस की गई है तो वो किस चीज में ज्यादा अबंडेंट है? तो वो विटामिन ए ज्यादा रखती है। तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कंपनसेट करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जा रही हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, scientists realized that atomic number can be used to arrange the elements in the periodic table। तो ये जो एटॉमिक नंबर था ये किसने डिस्कवर किया था? ये साइंटिस्ट का नाम था मोज़ले। बेगम जहां आरा शाहनवाज wrote several pamphlets on which of the following topics। तो जहां आरा शाहनवाज ने pamphlets लिखे थे एजुकेशनल और सोशल इश्यूज पर। What are the boundaries of a map आर कार्ड? किसी भी मैप की जो बाउंड्रीज होती है हम क्या कहते हैं? मैप की बाउंड्रीज को हम मार्जिन कहते हैं। ये आप एक तरह से कह सकते हैं जियोग्राफी में से क्वेश्चन है, लेकिन ये सोशल स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। व्हेन डिड द शाही जिरगा बलोचिस्तान डिसाइडेड टू जॉइन पाकिस्तान? तो बलोचिस्तान की शाही जिरगा ने अगस्त 1947 में डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे हैं। विच कंट्री इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी इज द लार्जेस्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड? टेरिटरी के हिसाब से, रकबे के एतबार से सबसे बड़ा इस वक्त जो मुस्लिम मुल्क है वो काज़ाकिस्तान है, जबकि आबादी के एतबार से जो सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है वो अभी भी इंडोनेशिया है। Who among the following served as an air commodore इन पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में एयर कॉमोडोर के तौर पर सर्व किया है सीसल चौधरी ने। तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। When did Muhtarma Fatima Jinnah become the head of the women's wing of All India Muslim League?
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो वीमेन विंग था उसकी हेड बनी थी मोहतरमा फातिमा जना, और साल था 1938। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट नंबर लिखने का हमारे पास जो कायदा है, हमने स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर लिखना हो तो हम उसको 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम 2 डिजिट नंबर्स हमने लिखने हैं स्मॉलेस्ट, तो हम 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 डिजिट नंबर लिखना है तो 100 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 से छोटा अगर आप लिखना चाहें तो 0 भी आ सकता है। 4 डिजिट्स के लिए आपके पास 1 के बाद ये 3 zeros आ जाएंगे। तो आपने 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है तो 1 के बाद आप लगा देंगे 5 zeros, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। When we divide 9592 by 22 the quotient is, तो अब ये एक सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन है कि 95 और 92, 9592 को हमने 22 से डिवाइड करना है। तो ये है जिसे आप डिवाइड कर रहे हो, उसे आप कहते हैं डिवाइडेंड। जिसे नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसको आप डिवाइजर कहते हैं, यानी कि डिवाइड करने वाला। जो आपका आंसर आएगा उसे आप बोलेंगे क्वेश्चन। तो अब हमने इसे सॉल्व करके देखना है। 22 को सबसे पहले आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 88। यहां पर 7 रिमाइंडर है, 92 को आप नीचे लेकर आएंगे, ये 792 हो गया। अब 22 को फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 66 हो जाएगा। 9 - 6 3 है, 7 - 6 1 है और ये 2 आ गया। अब आप 22 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 132। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। अगर बाकी कुछ बच जाता तो उसे हम यहां पर लिखते हैं और उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये है कि आप इसमें से क्वेश्चन बताएं, तो जो आपका यहां पे आंसर आएगा वो आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। इफ द कॉस्ट ऑफ 12 लैपटॉप्स इज 9132, तो एक लैपटॉप की कीमत क्या है? तो डेफिनेटली ये एक सिंपल सा डिवीजन का क्वेश्चन है। आपने 9132 को तकसीम करना है 12 से। तो जब आप इसे तकसीम करेंगे तो आपके पास आपका राइट आंसर आ जाएगा 761। अच्छा, नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। प्राइम फैक्टराइजेशन ये है कि आपने डिवाइड करना है और डिवाइड भी सिर्फ प्राइम नंबर से करना है। तो 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो आपका आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। What is the remainder when the polynomial 3x cube minus 2x square minus 150 is divided by x minus 4? तो अब आपने इसको डिवाइड करना है 3x cube minus 2x square minus 150 को x minus 4 से। तो पहली वैल्यू को डिवाइड करने के लिए हम इसको 3x square से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x को 3x square से करेंगे ये हो जाएगा 3x cube, माइनस 4 को 3x square से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12x square। ये आपके पास खत्म हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 10x square minus 150। अब आप इसको करने के लिए 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x को 10x से मल्टीप्लाई करें तो 10x square आ जाता है। माइनस 4 को 10x से करें तो ये माइनस 40x आता है। तो अब इसे यहां पर साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू यहां पे नहीं है। तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब आप इसको नीचे ले आए वैल्यू को 40x minus 150। इसको सॉल्व करने के लिए आप x को 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40x, और माइनस प्लस माइनस है, 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 आएगा। ये आपके पास खत्म हो जाएगा और ये आपके पास रिमाइंडर यहां पे बचेगा 10। सो 10 इज आवर राइट आंसर। हमने रिमाइंडर ढूंढना था जब हमने इस पोलिनोमियल को इस वैल्यू से डिवाइड करना था। पुटिंग डैश एट द राइट ऑफ अ डेसिमल डजंट इफेक्ट इट्स वैल्यू। आपके पास कोई डेसिमल की वैल्यू है 4.16। अगर आप उसके राइट साइड पे कुछ ऐसा नंबर लगाएं कि उससे वैल्यू चेंज ना हो तो वो नंबर आपके पास है 0। आप जितनी मर्जी 0 राइट साइड पे लगाते जाएं, इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। Which of the following statements is true about the point A -20 है, B 20 है और C 0 और स्क्वायर रूट में 12 है। अब हमने देखना है कि इससे किस तरह की ट्राइंगल बनती है। हमारा राइट आंसर है इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। ये एक फार्मूला है, हम याद रखते हैं जब हमने किसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग किसी ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट्स लेनी हो। तो फार्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, पहले इसको AB के लिए सॉल्व करना है, फिर AC के लिए और फिर BC के लिए, जिस तरह मर्जी आप कर लें। तो आपने एक तरतीब रख लेनी है क्योंकि एक ट्राइंगल की आपके पास 3 साइडें बन जाती हैं। तो इस तरीके से है AB, BC और AC।
तो आप ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप यहां पर एक बात का ध्यान रखिए कि आपके पास जब आपने ए बी के हवाले से इसे सॉल्व करना है ना, फॉर एग्जांपल आप इसे सॉल्व कर रहे हैं ए बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ए बी को सॉल्व करते हुए आपके पास जो x1 है, x1 है आपके पास -2 और y1 है आपके पास 0, यानी कि जो a की वैल्यूज हैं वो आपके पास x1 और y1 है, और जो b की वैल्यूज हैं वो आपके पास है x2 और y2। अच्छा, इसी तरह अब हम इसी को सॉल्व करके देखते हैं BC के लिए। अगर आपने BC के लिए सॉल्व करना है तो B की वैल्यूज x1 y1 हो जाएंगी, C की x2 y2। जब आपने इसे AC के लिए करना है तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपके पास फॉर एग्जांपल आप इसे कर लेते हैं x1 y1, तो इसे आप कर लेंगे x2 y2। तो जब आप इन वैल्यूज को यहां पर पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास सारी मेजरमेंट्स आ जाएंगी और आपके पास आपका राइट आंसर आ जाएगा। AB के लिए 4 आया है, AC के लिए भी 4 आया है और BC के लिए भी 4 आया। अब चूंकि चारों साइड्स बराबर हैं तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी चारों साइड्स बराबर हो उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम देते हैं। When multiplying a decimal by 100, we move decimal point 2 places to the। अच्छा, हम कोई लिख के देख लेते हैं, जिस तरह हमारे पास है 4.231। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल कहां पे जाएगा? इसका हमारे पास आंसर आएगा 4231, और ये जो डेसिमल है उसको हमने इन जीरोस के अकॉर्डिंग राइट साइड पे लेकर आना है, तो आपका राइट आंसर बनेगा 423.1। तो आपका यहां पे ये डी ऑप्शन करेक्ट है कि जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 2 प्लेसेस डेसिमल को राइट साइड पे लेके आते हैं। अहमद वांट्स टू बाय अ चॉकलेट व्हिच कोस्ट्स ₹98.46। ही हैज 52.25। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय चॉकलेट? उसके पास इतने की उसने चॉकलेट लेनी है, इतने पैसे उसके पास हैं, तो मजीद उसे कितने चाहिए? उसके लिए हम चॉकलेट की प्राइस में से उसकी पॉकेट मनी को माइनस कर देते हैं और बाकी आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपली एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो देखें, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन, आसान तरीन क्वेश्चंस भी आते हैं कैंडिडेट्स को, और हम जब ये पढ़ा रहे थे सारी चीजें तो उस वक्त 4 और 5 क्लास की मैथमेटिक्स करवाने का मकसद ये था कि अगर आसान क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ना हो आप मुश्किल सॉल्व कर रहे हैं और आसान आप गलत कर रहे हैं। तो आपको आसान तरीन चीजें भी करवाई गई हैं और मुश्किल चीजें भी। नेक्स्ट है, आमना यूज्ड 8 eggs out of 64 eggs to make a few cupcakes. What percentage of eggs she used? तो 8 यूज किए हैं 64 में से, तो हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 8 8 are 64, ये 2 4 are 8, 25 are 4 are 100, तो 25 को आपने 2 से डिवाइड कर देना है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। तो सिंपली एक आपके पास परसेंटेज का सबसे आसान तरीन क्वेश्चन है। Two angles will be called supplementary angle if their sum is equal to। दो एंगल्स का अगर टोटल 180 डिग्री बन रहा हो तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। What is the correct contraction for we have? तो ये आप वी हैव अलग अलग नहीं लिखना चाहते तो आप उसे इकट्ठा लिखेंगे, तो इस फॉर्म में लिखेंगे, वी के बाद एपोस्ट्रोफी का साइन लगा के फिर आप वी लिखेंगे, तो ये आपके पास वी हैव के तौर पर कंसीडर हो जाएगा। Which of these word pairs doesn't match properly? अच्छा, हमने देखना है कि इनमें से कौन सा है जो प्रॉपर्ली मैच नहीं कर रहा। तो पहला आप देखें, किंग क्वीन है, मेल फीमेल, मिस्टर मिस है, अगेन मेल फीमेल है, और अंकल आंट है, वैसा ही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। लेकिन विडो और बैचलर जो है ये इस प्रिंसिपल पर या इस रूल पर या इस पैटर्न पर नहीं आ रहा, तो जो विडो और बैचलर है ये यहां पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन द वर्ड डाउट विच लेटर इज साइलेंट। तो आप देखेंगे कि हम इसको डूबट नहीं पढ़ते, बी को आप साइलेंट लेकर चल रहे हैं, तो साइलेंट लेटर जो है वो आपके पास बी है। डिड द बेबी क्राई लाउडली, तो हमने देखना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो ये डिड जो है ये वाज़ेह पहचान है, ये आपके पास पास्ट इंडेफिनेट या फिर आप इसे कह सकते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो यहां पर हमारा इस पेपर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मजीद जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं और वो भी हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। इस तरह की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनके अभी टेस्ट होने हैं, जिनके पेपर अभी बाकी रहते हैं, वो हेल्पिंग मटेरियल के लिए बार बार कह रहे हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता करेंगे। जस्ट कमेंट्स ना करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता करें, हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, आपको वो हेल्पिंग मटेरियल नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ टाइम है तो आपको चाहिए कुछ टाइम का फायदा उठा लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।